Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. So I hope that I'm audible. तो today we are going to be talking about DVT. अच्छा, DVT एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है। एक तो आप लोग कहेंगे हर टॉपिक के पढ़ाने से पहले ऐसे ही शुरू हो जाती है इम्पोर्टेंस के। इसमें ना ये किसी भी एग्जाम में आता है, ये मेडिसिन में भी आता है, ये सर्जरी में भी आता है, ये गायनियाज में भी आता है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम बात करने लगे हैं एक्यूट डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। अब एक्यूट डीवीटी क्या होता है, क्यों होता है, ये बातें तो बेसिक हैं, ठीक है। हमें पता है कि एक चीज होती है उसमें कहते हैं विर्चाउ स्ट्राइड, और वो क्या होता है, व्हाट इज दैट, इन समवन प्लीज। एग्जैक्टली, ठीक है। तीन चीजें होती हैं विच आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू चांसेस ऑफ डीवीटी, ठीक है, जिसमें से एक है स्टेसिस, दूसरी है हाइपर कोagulability, और तीसरी चीज क्या है, एंडोथेलियल डैमेज। और ये सारी चीजें प्रेगनेंसी में होती हैं, ठीक है। स्टेसिस जो है वो प्रेगनेंसी में इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लो है वो कम हो जाता है, ठीक है। 50% वीनस फ्लो कम हो जाता है बाय 29 वीक्स। ये बस ईबीएम के फैक्ट्स हैं जो मैं थ्रो कर रही हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, बट यू शुड जस्ट नो ना कि देखिए, लेक्चर स्टार्ट तो बेसिक से ही करना, धड़ाधड़ मैं गाइडलाइंस पढ़ाना शुरू कर दूंगी तो आप लोग भाग जाएंगे, ठीक है। फिर हाइपर कोagulability होती है क्योंकि एंटी कोगुलेंट्स कम हो जाते हैं और प्रो कोगुलेबल फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं। और एंडोथेलियल डैमेज हमारे पास ज्यादा होता है डिलीवरी के वक्त, ठीक है, जिसमें वो प्लेसेंटा निकलता है, शीयरिंग होती है, तो इसलिए पोस्टपार्टम भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली विद इन women who have given birth within 6 hours or till 6 weeks we have chances। खैर ये हम रिस्क असेसमेंट में करेंगे जो अलग चीज है। अच्छा, अब हम बेसिक चले जी, मैं अपना गाइडलाइंस थ्रो करती हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठक ठक ठक। एक्यूट डीवीटी, कोई पेशेंट आई और आपको लग रहा है इसको एक्यूट डीवीटी है, तो आप पहली इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? उससे पहला सवाल है, आपको क्यों लगेगा कि इसको एक्यूट डीवीटी है? अभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स नहीं है, शुक्र है, बस डीवीटी है। तो हमें पता है कि उसमें क्या होता है, जैसे सेलुलाइटिस में यूनिलैटरल मसले हो जाते हैं, लेकिन उसमें तो हाइपरथर्मिया भी काफी ज्यादा, टेम्परेचर चेंज होती है, इसमें लेग उल्टा कोल्ड हो जाती है, ज्यादा चांसेस होते हैं। लेग पेन होता है, स्वेलिंग होती है, इरिदमा होता है और टेंडरनेस होती है, और ये ज्यादा यूनिलेटरल होता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बात है, हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन एक चीज होती है जो ईबीएम में मेंशन है या आरसीओजी की गाइडलाइंस में मेंशन नहीं है, वो है लेफ्ट रूल। लेफ्ट रूल आपके जेकेट के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बस वैसे ही मैं ओवर हो रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। लेफ्ट रूल होता है एल से लेफ्ट लेग, ई से एडिमा। एडिमा मोर देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज सिग्निफिकेंट फॉर डीवीटी। ये सर्जरी के एग्जाम में भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 सेंटीमीटर। और एफ से है फर्स्ट या सेकेंड ट्रिमेस्टर में, ये ज्यादा प्रेजेंट करता है, कभी भी कर सकता है, पोस्टपार्टम भी कर सकता है। खैर, लेफ्ट रूल जो मैंने भी आपको बताया है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये नेगेटिव प्रिडिक्टिव टेस्ट के तौर पे यूजफुल है। ये बात आपको पता चाहिए कि अगर ये नेगेटिव है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि डीवीटी रूल आउट हो गया है, ठीक है। मतलब इट हेल्प्स यू टू रूल आउट नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बहुत सारी चीजों की, जैसे हमने कहा था फीटल फिब्रोनेक्टिन हमने पढ़ा था प्री टर्म लेबर में, कि अगर वो नेगेटिव आ गया है और सिम्टम्स नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्री टर्म लेबर नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन चीजों की नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, ये ऑब्स में नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, आपको जहनी तौर पे ना थोड़ा रिलैक्स कर देती है कि हाँ अब इस चीज के चांसेस कम है। तो लेफ्ट रूल अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब अच्छी इसकी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है। चलें जी, फिर आ जाता है जरा, मैं डी डाइमर्स थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था पहले, अब नहीं है। आरसीओजी ने कह दिया मत यूज करो, ठीक है, लेकिन हम हर हॉस्पिटल में हो रहे होते हैं डी डाइमर्स, हमें तो पता ही है। ये मेडिसिन वाले तो क्योंकि देखें जब डीवीटी होता है ना, कॉल टू मेडिसिन जाते हैं, तो मेडिसिन वाले कहते हैं डी, वो अपना उनका जो होता है ना पूरा पेज भर के जो है वो हमें स्ट्रेस देना होता है, और अपनी जो है, खैर छोड़े, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो डी डाइमर्स जो हैं ये फर्स्ट और सेकेंड ट्रिमेस्टर में आप करा सकते हैं, लेकिन गाइडलाइंस कहती हैं कि बिल्कुल भी नहीं करवाने, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि वैसे ही प्रेगनेंसी हाइपर स्टेटस तो बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों में ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, डी डायमंड्स वैसे ही रेज्ड होते हैं, ठीक है।
और दूसरी चीज ये कि अगर आपने कराने हैं तो फर्स्ट और सेकंड ट्रिमेस्टर में कराएं, थर्ड में तो रेज होने ही होने हैं, मतलब वैसे लाइक ऑफ लेबल। खैर, अच्छा अब आपने पहली इन्वेस्टिगेशन क्या करानी आपने कंप्रेशन ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, ठीक है, या डॉपलर ये करवाना है। पॉजिटिव अगर ये आ गया इंसानों की तरह तो क्या हो गया, तो डीवीटी कंफर्म हो गया। नेगेटिव आ गया तो क्या, छोड़ देंगे, जाओ भाई घर जाओ, तुम्हें डीवीटी नहीं, इतना आपको रिदमिया नजर आ रहा है, लेग पेन नजर आ रहा है, तो क्या करेंगे। तो बेसिकली अगर जो है वो ये नेगेटिव है लेकिन आपको सस्पेक्टेबिलिटी है या नहीं है, फिर आपने आगे ये देखना है। अगर नेगेटिव और लो सस्पेक्टेबिलिटी है तो आप कंटिन्यू कर देंगे ट्रीटमेंट। जी, आपने क्लिनिकल सस्पिशन के ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। वेट नहीं करना कि अच्छा वो डुप्लेक्स कराने जाएगा, उसको डेट मिलेगी, रेडियोलॉजिस्ट 1000 नखरे करके आएगा, वो स्कैन करेगा, फिर आप हेपरिन देंगे। नहीं, यू हैव टू स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑन क्लिनिकल सस्पिशन। दिस इज व्हाट द गाइडलाइन से। अब वो ट्रीटमेंट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। चलें जी, समझ आ गई। तो अगर जो है वो कंप्रेशन ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड नेगेटिव आया है तो आरसीओजी ये कहता है कि आपने फिर सस्पिशन को देखना है। लो सस्पिशन है, ठीक है भाई, मतलब आप मान लो कि नेगेटिव है, आप डिसकंटिन्यू कर दो, ट्रीटमेंट खत्म, केस खत्म, केस क्लोज्ड। बट अगर हाई सस्पिशन है, मतलब कि सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है देखने में कि यार ये तो टांग, पता चल रहा है कि अब सेलुलाइटिस तो हो नहीं सकता, कीड़े ने तो उसे काटा नहीं है, डायबिटीज तो उसको है नहीं, वूंड तो कोई हुआ नहीं था, तो आपने ट्रीटमेंट यहाँ पर भी डिसकंटिन्यू कर देना है, विच इज वेरी स्ट्रेंज। मुझे लगता था कि आरसीजी की ट्रीटमेंट देते रहो, फिर आपने स्कैन को रिपीट करना है एट डे 3 एंड डे 7। जो ईबीएम है, जो किताब है, वो ये कहती है कि आप स्कैन को रिपीट करेंगे विद इन 1 वीक। आरसीओजी ने डेज बताए हुए, डे 3 डे 7, इसको याद करें, डे 3 डे 7 पे आपने स्कैन को दोनों दिनों पे रिपीट करना है। चलें जी, यहाँ तक बेसिक आपको समझ आ गई कि आपको डीवीटी का पेशेंट लग रहा है, आपने पहला काम क्या किया, डॉपलर कराया, डी डायमर शाइमर कुछ नहीं, डॉपलर डायरेक्ट कराया। उसके फिर आपने नेगेटिव आया तो क्या करना है, पॉजिटिव आया तो क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। नेगेटिव आया तो उसमें भी आपने पहले सस्पेक्टेबिलिटी की बेसिस पे आगे मैनेज करना है, रिपीट कब कराना है, ये सब हो गया। अच्छा अब सिम्टम्स में जरा वापस आऊं, तो सिम्टम्स ये तो है हमारे बचपन से जो हम सिम्टम्स देखते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कहाँ पर हुआ है, ठीक है। अगर पेल्विक वेन्स इन्वॉल्व हुई हैं तो पेल्विक वेन्स के केस में बैक एक होगा पेशेंट को, ठीक है, बैक एक होगा, ये इग्नोर हो जाएगा पेशेंट, याद रखिएगा बैक एक होगा, और एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, लेकिन हर प्राइमी को ये मसला हो रहा होता है, तो जरा ना इंसानों की तरह असेस करना, ठीक है। अच्छा खैर, ये मैंने वैसे ही बात बता दी बिकॉज ये ईवीएम में कही हुई है। चलें जी, अब आ जाता है, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, अब हम देखते हैं एक्यूट प्रेजेंटेशन में डीवीटी का। समझ आ गया आपने क्या करना है सबसे पहले। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है एक्यूट प्रेजेंटेशन में, तो क्या करना है। एक तो होता है ना मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसमें पेशेंट साइनोज होता है, कोलैप्स होता है, आपने जल्दी से विद इन 1 आवर उसका सीटीपीए कराना होता है, या स्कैन वीक्यू जो भी अवेलेबल है करा के फौरन आपने आईवी अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, ये तो मतलब ये तो नो ब्रेनर है, शुरू करानी होती है, ये इंतजार नहीं करना। लेकिन एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर मैसिव नहीं है तो वो थोड़ा आराम से प्रेजेंट करता है और आहिस्ता आहिस्ता खराबी करता है, तो आपने आंखें खोल के पेशेंट को देखना है। एसओबी प्लूरिटिक चेस्ट पिन हिमोप्टिसिस, एसओबी जो है वो एनीमिया की वजह से भी होती है पेशेंट्स को, डोमेस्टिक अब्यूज की जो पेशेंट्स होती हैं दे आर वेरी एंशियस इन जनरल, ठीक है, उनको भी एग्जाइटी अटैक्स आते हैं, दे कम विद एसओबी। जिन खवातीन के बहुत ज्यादा मिसकैरेजेस हुए हुए हैं, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, दे आर वेरी एंशियस विद देयर ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, दे हैव एंजाइटी अटैक्स। तो एसओबी को देख के ये नहीं करना कि भाई पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एसओबी होगी, ये एक सिम्टम है, साथ में पेशेंट को टेकी होगा। हार्ट रेट ना वैसे तो 90 से ऊपर होता है ज्यादातर, वैसे तो 100 से ऊपर को टेकी कहते हैं, इसमें 90 से ऊपर तक रहता है हार्ट रेट। अच्छा, एक और बात कि ये मैं मेडिसिन वालों को भी बता दूं, नो ऑफेंस, आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ वॉर, लेकिन अगर आपके पास आप कोई कॉल अटेंड करने जाते हैं ना, तो आपने ये नहीं कहना कि इसकी सैट्स नॉर्मल हैं तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं है, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऑफ प्रेगनेंसी में जब तक मैसिव नहीं होता ना, सैट्स नहीं गिरती, सैट्स यूजुअली नॉर्मल ही होती हैं। तो ये सैचुरेशन वाली बात जो आप मेडिसिन में रट्टा लगा के बैठे हुए ना कि सैचुरेशन गिरती है, लाजमी नहीं है कि सैचुरेशन गिरे। तो पल्स ऑक्सीमीटर को क्यों, मतलब उसको थोड़ा सा नॉर्मल आ रहा है तो रूल आउट नहीं होगा, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि
मैंने केस देखा था, उसमें मेडिसिन वाले आए, उन्होंने कहा कि खैर वो नहीं था, आखिर में वो कुछ और ही निकला, दैट वाज नॉट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बट दे वर लाइक S1Q3T3 आ रहा है ईसीजी पे, लेकिन सैट्स तो ठीक है। तो सैट्स तो हमने देखनी ही नहीं है, नॉर्मल सैट्स में रूल आउट नहीं करना, ठीक है। मैसिव होगा तो सैट्स गिरेंगी, मैसिव नहीं है तो सैट्स नॉर्मल रहेंगी। आपने बाकी चीजें देखनी है, ये तीन चीजें देखनी है। प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, प्लूरिटिक चेस्ट पेन क्या होता है ये बता दें, ये बचपन से पढ़ते आए हैं। शुक्र है भाई। इंस्पिरेशन में होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन में जो है वो चेस्ट पेन होता है, व्हेन द पेशेंट ब्रीथ्स इन। हेमाप्टिसिस होगा डेफिनेटली। अब आपने ये तो क्लिनिकल हो गया ना, करना क्या है, ईसीजी कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, माशाल्लाह से प्रेग्नेंट औरत का चेस्ट एक्सरे करा देंगे आप, जो है वो लेड शील्ड यूज करेंगे, फैंसी थिंग, यू गोtta यूज इट, रेडियोलॉजिस्ट हैव इट। अच्छा, यहाँ पर हम इस बात को छोड़ देते हैं, आपने ईसीजी कराया, चेस्ट एक्स कराया, फिर आपने कहा कि क्या साथ में डीवीटी के साइंस और सिम्टम्स हैं। कौन मुझे बताएगा कि लेफ्ट रूल, कौन बताएगा लेफ्ट रूल। एल से क्या था, क्या था, मुझे भी भूल गया, व्हाट वाज इट। बता दें, हाँ, लेफ्ट लेग में ज्यादा है, एडीमा है, मोर देन 2 सेंटीमीटर ज्यादा इंक्रीज हुई है सर्कमफेरेंस, और टी से फर्स्ट या सेकंड ट्रिमेस्टर, लाइक एफ से। तो साइन एंड सिम्टम्स और डीवीटी अगर साथ में आ रहे हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, तो इसका मतलब है डीवीटी हुई है, फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, वैसे वही ज्यादा मतलब थ्रोम एम्बोलाइज करके गया है ना। तो फिर आपने ईसीजी एक्सरे कराकर आपने उसका वही कराना है जो ऊपर कराया था, ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कराना है। वो पॉजिटिव आ गया तो किस्सा खत्म, कंफर्म हो गया, अब आप उसे मैनेज करें। लेकिन अगर साइन और सिम्टम नहीं है, तो आपने ईसीजी और चेस्ट एक्सरे कराने के बाद क्या है, वीक्यू या सीटीपी है। अब मसला आता है कि क्वेश्चन में आता है कि वीक्यू और सीटीपी में से आप किसको प्रेफर करेंगे। तो जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि भाई सिचुएशन देती हैं आपको, इतने ऐसे तो एक चीज अगर बता देंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन गाइडलाइंस तो हमने हमारा दिमाग खराब करना है। तो होता ये है कि अगर चेस्ट एक्सरे अब नॉर्मल है, क्या क्या अब नॉर्मलिटी आएगी चेस्ट एक्सरे में। बच्चों ये मैं ना किसी एफएससी नहीं, खैर एफएससी नहीं, फर्स्ट ईयर के बच्चे से पूछूं, उसको भी पता होना चाहिए कि खैर नहीं ज्यादा हो गया, चेस्ट एक्सरे में क्या अब नॉर्मलिटी आएगी। वेरी गुड, एटिलेक्टेसिस हो सकता है, वो थी आपने एक्सट्रीम बता दी। वो साइन नहीं होते थे हमारे पास ऐसे वेज लाइक ब्लॉक बन जाता था, उसको हम क्या कहते थे, कौन मुझे बताएगा वो साइन के नाम। मैं एक्चुअली में भूल गई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से पूछी हूँ कि आप लोग बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स क्या होती हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। हम्म। व्हाट इज द नेम ऑफ those signs that we see। वेस्टर मार्क साइन, वेरी गुड, मुझे ये याद नहीं आ रहा था इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही थी। वेस्टर मार्क साइन, इसमें क्या होता है। हम्म। हाँ, हमारे पास एक ना एक जगह आ जाएगी ओलिगीमिया की, कि वहाँ पे हमारे पास बिल्कुल भी वैस्कुलेचर, आई एम सॉरी मुझे पिक्चर ऐड कर देनी चाहिए थी, लेकिन कोई काम आप खुद भी कर लिया करें, ठीक है, खुद ही देख लें तस्वीर गूगल करके। इसमें ना ऐसे ये लंग है ना, तो यहाँ से ना वैस्कुलैरिटी है यहाँ बिल्कुल गायब होगी, ओलिगीमिया। ओलिगीमिया हमारे पास किसी उसमें भी आता था, कंजेंटल हार्ट डिजीज में ओलिगीमिया आता था, वो कौन सी थी, एक तो ना मैं बड़ा, मुझे ना एडीएचडी में इधर से उधर भाग गई, लेकिन क्या था ओलिगीमिया, हमें किस में मिलता था, कि मुझे कल बताएंगे आप लोग, क्योंकि आपको नियोनेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, यू गाइस आर ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड नियोनेटोलॉजिस्ट एज वेल, फीटल मेडिसिन। मैं बहुत रैंडम बोल रही हूँ आज बच्चों, लेट्स जस्ट फोकस, बट यू हैव टू टेल मी किस कंजेंटल हार्ट डिजीज में ओलिगीमिया होता है। सो सॉरी, आई एम जस्ट yapping right now, खैर। वेस्टर्न मार्क साइन होता है, और अच्छा ये ना मुझे ग्रुप में आप लोगों ने बताने हैं ये सारे जो टिपिकल साइंस होते हैं, क्योंकि ईबीएम नहीं मेंशन नहीं किए हुए तो आप लोग मेंशन करेंगे। अच्छा खैर, इफ्यूजन हो सकती है, और ओपेसिटीज हो सकती हैं फोकल, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साइंस आ सकते हैं, जो प्रूनिंग ऑफ वेजल्स होती है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, ठीक है। चलें खैर, तो बात ये है कि अगर चेस्ट एक्सरे अब आए तो आपने सीटीपी को प्रेफर करना है। ये जो सारी मैं आपको अब बोल रही हूँ ना, वेस्टर्न मार्क, इस पे तो मैंने इतना 4 मिनट जाया किए, मैंने क्यों कहा कि अगर ये अब हैं तो आपने सीटीपी को प्रेफर करना है। मुझे नहीं पता आरसीयू ने क्या सोच के इतनी कॉम्प्लेक्स बात की है कि आपने सीटीपी को तब प्रेफर करना है जब चेस्ट एक्सरे खराब हो।
वरना देख लो अपना अपना। पेशेंट को बता के, मतलब पेशेंट से आपने पूछना है, पेशेंट तो जो है वो भाग जाएगा अगर आप कहेंगे कि भाई आप बताओ क्या कराना है। पेशेंट कहेगा इसको तो पता ही नहीं है, कैसा डॉक्टर है। मतलब पाकिस्तान में तो खैर। तो आरसीओ जी कहता है कि आपने फिर, अगर चेस्ट एक्सरे ठीक है, आपने डिसीजन लेना है तो अब आपने कोई भी चूज करो, लेकिन अब आपको दोनों का कंपैरिजन पता होना चाहिए, ये पूछेंगे, ठीक है। वीक्यू में मसला ये होता है कि बच्चे को ज्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, तो इसमें चाइल्डहुड कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है और maternal ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। ये मैं आपको इसलिए याद कर रहा हूँ कि सीटीपीए में ऑपोजिट होता है। सीटीपीए में फिर ऑपोजिट होगा कि फीटस को कम रिस्क होगा, तो वो जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसकी कैंसर का ज्यादा। तो अब एक याद कर लो तो दूसरा उसके ऑपोजिट है। तो आपको पता नहीं वीक्यू में क्या मसला, बच्चे का ज्यादा मसला। वीक्यू इज वेरी वेरी डेंजरस टू द क्यूटी। क्यू इज क्यूटी, क्यूटी इज द बच्चा इन द वूम्ब। ओ माय गॉड, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस क्रिंज, बट अब आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। तो वेरी 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 डेंजरस टू द क्यूटी, क्यूटी इज द बेबी। तो चाइल्डहुड कैंसर इज ज्यादा है और मेटर्नल ब्रेस्ट कैंसर इज कम है, और सीटीपी इज उसका ऑपोजिट, ठीक है। चलें जी। क्या मैं आपको बताऊं, अब हम जरा डिटेल करते हैं डी डाइमर्स के, मुझे कौन बताएगा सिग्निफिकेंस। गाइडलाइंस कहती हैं मत कराओ, ईबीएम कहता है कि कराने हैं तो फर्स्ट और सेकंड में देख लो, मतलब अपनी अकल यूज कर लो, क्योंकि वैसे भी नॉर्मली भी ज्यादा होंगे। और मेडिसिन वाले अगर आके आंखें बंद करके ठक ठक कहें ना डी डाइमर कराओ, तो उनको भी जरा गाइडलाइन, उनको भी जरा दिखा दो भाई ये देख लो हमारी गाइडलाइंस का है। सो सॉरी, मैं फसाद कराऊंगी डिपार्टमेंट्स में। अच्छा, प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी असेसमेंट जो वेल्स क्राइटेरिया शाइटेरिया जो होते हैं उनकी भी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जब मेडिसिन वाले बोले आपके सामने कि इसका वेल स्कोर निकालो, तो आप बोलें कि लेफ्ट रूल का पता है। खैर लेफ्ट रूल भी गाइडलाइन में मेंशन नहीं किया, बट आई एम गैपिंग। खैर, तो ट्रीटमेंट हमने क्या देना है। ट्रीटमेंट देने से पहले आपने सारी बेसलाइंस करानी है, आपने सीबीसी करानी है, आपने उसकी एलएफटीज आरएफटीज सब कुछ कराना है। अच्छा, एक और बात है कि प्लीज थ्रोम्बोफीलिया के जो टेस्टिंग होती है ना जेनेटिक, वो अभी नहीं करानी। वो भी मेडिसिन वाले आपसे कहेंगे कि इसका थ्रोम्बोफीलिया का वर्कअप कराओ, नहीं। एक्यूट सेटिंग है यार, अभी आपने उसको मैनेज करना है अर्जेंटली, आपने उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। आप बैठ के ये देखोगे कि इसको थ्रोम्बोफीलिया है, उसको एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, अक्ल यूज करो थोड़ी। हर चीज अगर थेरी नहीं करनी होती। तो एक्यूट सेटिंग में गाइडलाइन कहती है कि जस्ट शट अप एंड डू द बेसलाइंस एंड स्टार्ट द मैनेजमेंट। बेसलाइन हम इसलिए करें क्योंकि आरएफटी ज्यादा डिरेंज है, तो फिर हमने हेपेरिन की मॉनिटरिंग करनी होती है हम अपने लिए। प्लेटलेट्स अगर कम है तो हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वैसे भी हो सकता है, इसलिए हम बेसलाइंस करा रहे हैं। क्या हम हेपेरिन उसको स्टार्ट करें या ना करें, या कैसे टाइट्रेट करें। हमने अभी उसके थ्रोम्बोफीलिया स्क्रीनिंग, थ्रोम्बोफीलिया टेस्टिंग, सी का लेवल, एस का लेवल, प्रोटीन एस सी नहीं देखना। प्लीज याद रखें ये बात, इसमें आपको फंसाएंगे जरूर। चलें, तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पे, ठीक है। एक हमारे पास होती है अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, एक होती है लो मॉलिक्यूलर हेपरिन, और एक होती है वारफरिन। वारफरिन को लगा दें क्रॉस, हमें पता है वारफरिन फर्स्ट ट्रिमेस्टर में जो टेरेटोजेनिक है, और बाद में जाके वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेड़ा गर्क करेगी, इंट्रासेरिब्रल हेमरेज कराएगी, बेबी को खराब करेगी, तो उसको तो फेंक दो डस्टबिन में। वैसे अच्छी होती है लेकिन यहाँ प्रेगनेंसी में फेंक दो उसको डस्टबिन में। लोअर मॉलिक्यूलर हेपरिन अब आपने कैसे देनी है, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आरसीओ जी कहती है कि आप अपनी लोकल गाइडलाइंस फॉलो करें, आपने उसके वेट के हिसाब से टाइट्रेट करना है, ठीक है। जो अर्ली वेट था ना, अर्ली प्रेगनेंसी वेट, उसके हिसाब से, या फिर वुमेन की बुकिंग के हिसाब से, ठीक है। और आप ये वंस डेली भी दे सकते हैं, उसकी डोज को वंस भी दे सकते हैं, या दो डोजेज में भी दे सकते हैं डिवाइडेड, ये भी आपका लोकल है। मतलब आरसीयू जी कहते हैं अपना अपना खुद ही देख लो। जैसे वीकी और सीटीपीए में अपना अपना खुद ही देख लो, अगर चेस्ट एक्स नॉर्मल है कि क्या कराना है। मतलब बहुत सारी चीजों में ना आरसीयू जी आप पे डाल के बड़ा वर्क कर रखा है। सो सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। अच्छा, उसके बाद आता है कि मॉनिटरिंग आपने कब करनी है। मॉनिटरिंग के लिए हम क्या करते थे, एंटी जो फैक्टर 10 ए होता था ना, तो उसकी हम एंटी 10 ए के लेवल्स हम देखते थे कि एंटीबॉडी बन के, क्योंकि इससे होता था ना, मेरे ख्याल से, मुझे याद भी नहीं, फर्स्ट एड में लिखा हुआ एक हमारे पास वो होता था, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता था हेपेरिन इंड्यूस की वजह से। तो आपने ये लेवल सिर्फ तब देखने हैं जब बॉडी वेट की, कब आपने मॉनिटर करना है। लोअर मॉलिक्यूलर हेपरिन को कैसे मॉनिटर करते हैं, एंटी 10 ए से। एंटी 10 ए आपने कब देखना है, जब बॉडी वेट का एक्सट्रीम्स हो, मतलब कि लेस देन 50 kg या मोर देन 90 kg, ठीक है। हाँ जी, ज्यादा अंडर वेट होना भी अच्छा नहीं होता। अच्छा,
उसके बाद रीनल इम्पेयरमेंट अगर हो, आरएफटी हमने कराए थे ना, या फिर रिकरेंट जो है वो अगर उसको हो रहा हो वीटी। अच्छा, आरएफटी आपने स्लीप कराने के सीटीपीए में भी कंट्रास्ट यूज होता है ना, खैर। रूटीन प्लेटलेट मॉनिटरिंग आपने नहीं करानी। रूटीन प्लेटलेट मॉनिटरिंग आपने कब करानी है कि याद कर लें, लिख लें अपने पार्ट, टेप से दीवार पे लगा लें। रूटीन प्लेटलेट मॉनिटरिंग आपने सिर्फ तब करानी है जब पोस्ट ऑप है पेशेंट, पोस्ट ऑप डीबीटी से हुई है और वो ले रहा है, या फिर अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन ले रहा है, क्योंकि अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन में हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये बोल बोल के मैंने कुछ 100 दफा, एक दो दफा ही बोला, बट प्लीज इसको याद रख लें, ये फर्स्ट एड में लिखा हुआ है बच्चों, बेसिक चीज है ये। अच्छा, उसके बाद अगली चीज आ जाती है, अब आपने अगर प्लेटलेट मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो कब करनी है। मैंने बता दी किन दो कंडीशन में करनी है, मुझे बताएं। शाबाश, बच्चे जाग रहे हैं। पोस्ट ऑप और अनफ्रैक्चुनेटेड हेपरिन, और अगर करनी है तो आपने कैसे करनी है, हर 2 से 3 दिन बाद आपने उसका प्लेटलेट काउंट देखना है, ये नहीं रोजाना उसका प्लेटलेट काउंट देखो, पेशेंट ना आपको चपेट लगाएगा। आई एम सो सॉरी, मैं फिर यापिंग कर रही हूँ। और फ्रॉम 4 to 14 days ऑफ स्टार्टिंग हेपरिन। ठीक हो गया। चलें जी। तो आज हमने बेसिकली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करी, बेसिक मैंने बताया कि आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, समझ आ गई कैसे दिया, मॉनिटरिंग किन किन चीज़ों की करनी है, डोज कब है। अच्छा, लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को आप कब मॉनिटर करेंगे, एक्सट्रीम्स ऑफ वेट एंड रीनल इश्यूज, वेरी गुड। कैसे करेंगे, NT10A से, शाबाश। इतना ज़्यादा कंटेंट है आज। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म बच्चों याद कर लें, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक इमरजेंसी होती है, उसमें पेशेंट साइनोज होती है, सैट्स खराब हो रही होती हैं, कोलैप्स हो रही होती है, उसको जल्दी से आपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देनी है आईवी। ठीक है, एको और सीटीपी 1 घंटे के अंदर अंदर करना है, पहले ही आपने ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये जो है वो मैं देख लूँ कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, ये बेसिक जो है वो डीवीटी है, अभी जो है वो शुरू होगा। तो ये बेसिक गाइडलाइंस हैं जो आपको जेकैट के लिए भी पता होनी चाहिए, और अपने RCOG गाइडलाइंस आपको वैसे भी पता होनी चाहिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। लेट्स जस्ट एंड मीटिंग नाउ, आई एम डन।